हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना सिलेबस आरंभ करने जा रहे हैं और कल मैंने आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था। तब मैंने आपको बताया था कौन कौन से चैप्टर्स होंगे। तो आपका जो पहला चैप्टर है वो बाबर के बारे में, ठीक है। बाबर की अचीवमेंट्स, उसकी अन्य जो उपलब्धियां, चाहे वो विजय उपलब्धियां हो या अन्य उपलब्धियां हो, वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम बाबर के बारे में पढ़ें, हमें ये जानना होगा कि जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, ये तो आप सब जानते हैं कि पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 20 अप्रैल 1526 को हुई थी, ठीक है। लेकिन जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था तो भारत की राजनीतिक दशा किस प्रकार की थी, ठीक है। बाबर के जीवन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। पहले हम ये जान लें कि जिस व्यक्ति ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, यानी बाबर, उसने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत में क्या स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो देखिए 1526 में जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी वो बहुत शोचनीय थी। लास्ट ईयर में जो मैंने आपको आखिरी जो लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको दिल्ली सल्तनत का इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था और उनके नाम भी बताए थे मैंने, जैसे ममलूक वंश या उसे दास वंश कहा जाता है, ठीक है। खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये आखिर में बताया था मैंने आपको, लोधी वंश जो है दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजवंश था। आप उस लेक्चर को सुन सकते हैं। तो उस समय क्या था कि जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो दिल्ली का जो, या हम कह सकते हैं कि भारत का जो शासक था उस समय, वो था इब्राहिम लोदी, जो कि लोधी वंश का शासक था। और भारत एज अ होल छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। यानी इंडिया की जो सिचुएशन थी दैट वाज डिसइंटीग्रेटिंग। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भारत जो है छोटे छोटे राज्यों का जमघट था। इंडिया वॉज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। और ये छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य किसी एक शक्तिशाली आक्रमणकारी का सामना करने में सक्षम नहीं थे। यानी बहुत सारे स्टेट्स थे इंडिया में, अलग अलग राज्य थे। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो एक समय आप ये देखो कि मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत का इतना विस्तार हुआ था। लेकिन अब दिल्ली सल्तनत का जो क्षेत्र है वो बहुत कम, बहुत सीमित रह गया था, ठीक है। तो कुल मिला के हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से राज्य थे उस समय भारत में जब बाबर ने आक्रमण किया, और उन राज्यों के कौन कौन से शासक थे और क्या स्थिति थी। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली का जो राज्य था, स्टेट ऑफ दिल्ली। तो देखिए 16वीं शताब्दी के आरंभ में, यानी कि 1526 के आसपास, दिल्ली सल्तनत की जो स्थिति थी वो इस प्रकार की थी कि वो केवल दिल्ली, आगरा, दोआब, जौनपुर, बिहार के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था। उसका जो दायरा था वो बहुत छोटा रह गया था। एक समय मैंने आपको बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत का बहुत विस्तार हुआ था। लेकिन धीरे धीरे वो शासक स्वतंत्र होते चले गए और दिल्ली सल्तनत एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित रह गया। और उस समय दिल्ली पर मैंने आपको बताया कि लोधी वंश का शासन था। और बाबर के आक्रमण के समय यहाँ जो शासन करता था वो इब्राहिम लोदी था। वैसे तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी, उसके बाद सिकंदर लोदी आया था। सिकंदर लोदी के बाद फिर ये इब्राहिम लोदी आया था। इब्राहिम लोदी का शासनकाल रहा 1517 से 1526 ईस्वी। अब ये किस प्रकार का शासक था? ये बहुत ही अयोग्य और दुर्बल शासक था। ये वॉज अ वीक सुल्तान।
लोगों के बीच से वो अपनी श्रद्धा, अपना प्रेम गंवा बैठा था। बहुत हठधर्मी था, बहुत ज़िद्दी किस्म का आदमी था। वो कहता था कि जो राजगद्दी होती है उसका उसका कोई सगा संबंधी नहीं, यानी राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। वो किसी को कुछ नहीं मानता था। और जिन अफगान सरदारों ने अधिकारों को लेकर सिर उठाया, उस इब्राहिम लोदी ने उनको कठोर दंड दिया। यानी जनता में भी अलोकप्रियता उसने खो दी थी, और उसके जो अपने सरदार थे, अपने जो ऑफिसर्स थे, उनके साथ भी उसकी नहीं बनती थी। तो इसको देखते हुए बहुत से ऐसे अमीर सरदार थे जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। और इसी समय आप ये देखिए कि पंजाब का जो गवर्नर था, उस समय पंजाब भी दिल्ली सल्तनत के अधीन था। पंजाब का जो गवर्नर था उसका नाम था दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी ने इस स्थिति को देखते हुए अपने पुत्र को काबुल भेजकर बाबर को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। बाबर मतलब उस समय भारत में नहीं था। उस समय तो भारत का जो शासक था वो इब्राहिम लोदी था। बाबर तो उस समय मध्य एशिया में था, अफगानिस्तान में था। तो क्या हुआ कि दौलत खान लोदी इतना शक्तिशाली नहीं था कि वो इब्राहिम लोदी को पराजित कर सके, पंजाब का गवर्नर। तो उसने क्या किया, अपने पुत्र को काबुल भेज दिया, यानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल भेजकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। उसकी ये इच्छा थी कि बाबर जो है भारत में आके और इब्राहिम लोदी को पराजित करे। इस मंशा से उसने जो है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। और इब्राहिम लोदी का जो चाचा था आलम खान लोदी, वो भी जो है बाबर के पास सहायता मांगने के लिए गया, क्योंकि वो खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहता था। इसके अतिरिक्त इब्राहिम लोदी ने प्रजा की भलाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए जनता में वो अपनी सहानुभूति खो बैठा था। यानी बहुत ही कमज़ोर स्थिति में थी इस समय दिल्ली सल्तनत, और किसी भी शक्तिशाली आक्रमणकारी के आक्रमण का सामना करने की स्थिति में नहीं थी। तो दिल्ली की तो ये स्थिति थी, दिल्ली के राज्य की। दूसरे राज्य की हम बात करते हैं पंजाब की, जो दिल्ली सल्तनत के उस समय अधीन था। दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य का अंग था, लेकिन 16वीं शताब्दी के आरंभ में व्यवहारिक रूप से वो दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो चुका था। और इब्राहिम लोदी के समय तो दौलत खान लोदी जो पंजाब का गवर्नर था, वो स्वतंत्र शासक की तरह उसने व्यवहार करना आरंभ कर दिया था। इसके अतिरिक्त दौलत खान लोदी ने इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी, जो कि खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहता था, उसके साथ मिलकर दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र करने आरंभ कर दिए। तो जब इस बात का पता चला इब्राहिम लोदी को, ये तो उनकी खुफियापंती होती थी, पता लग जाता था कि कौन किससे क्या बात कर रहा है। तो जब इब्राहिम लोदी को पता चला कि पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहा है, तो उसने दौलत खान लोदी को दरबार में उपस्थित होने के आदेश दिए। अब दौलत खान लोदी डर गया इस बात से। उसने क्या किया, अपने स्थान पर अपने पुत्र दिलावर खान को दिल्ली भेज दिया। इब्राहिम लोदी ने दिलावर खान को बंदी बना लिया, खूब अपमानित किया, लेकिन किसी तरह से दिलावर खान ने कैद से भागने में सफलता प्राप्त की। और अब दौलत खान लोदी ने अपने पुत्र पर किए गए अपमान का बदला लेने का उसने निर्णय लिया, और उसने दिल्ली सल्तनत से अपने सारे संबंध तोड़ दिए, और इब्राहिम लोदी से बदला लेने के लिए उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर दिया। तो ये स्थिति पंजाब की थी। अगली बात करते हैं बंगाल की। तो देखिए 16वीं शताब्दी में बंगाल भी एक महत्वपूर्ण राज्य था,
और एक सुल्तान हुआ था तुगलक वंश का, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके समय में ये स्वतंत्र हो गया था दिल्ली सल्तनत से। और इसका शासक जो था अलाउद्दीन हुसैन शाह, उसने अपनी राज्य की सीमाओं का विस्तार उड़ीसा तक कर लिया और बिहार के एक बहुत बड़े भाग पर भी उसने अधिकार कर लिया था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नुसरत शाह जो है बंगाल का शासक बना। वो एक शक्तिशाली और योग्य शासक था और उसने बाबर ने ना अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसे हम उसकी बायोग्राफी बोलते हैं, तुझ के बाबरी, या उसे बाबरनामा भी कहा जाता है। अपनी बाबरनामा या अपनी आत्मकथा में वो लिखता है कि बंगाल का ये जो मुस्लिम राज्य था वो तत्कालीन हिंदुस्तान का सबसे सम्मानित राज्य था। ठीक है, तो बंगाल का जो राज्य था वो काफ़ी शक्तिशाली था। बाबर स्वयं इसके बारे में लिखता है अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी या बाबरनामा। इसके बाद अगले राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे और उस राज्य का नाम है मेवाड़। मेवाड़ तो आप जानते हो ये राजस्थान में पड़ता है। और मेवाड़ में उस समय जो शासन था वो था राणा संग्राम सिंह का। राणा संग्राम सिंह का नाम शायद आप ना जानते हो, लेकिन राणा सांगा का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये वही राणा संग्राम सिंह था जिसको राणा सांगा के नाम से पॉपुलरली जाना जाता था। राजपूतों के सिसोदिया वंश से इसका संबंध था और उसने मेवाड़ राज्य का, यानी राणा संग्राम सिंह ने या राणा सांगा ने मेवाड़ राज्य का दूर दूर तक विस्तार किया। उसके पास एक शक्तिशाली सेना थी। उसकी सेना में लगभग 80,000 घुड़सवार शामिल थे। महाराणा सांगा का जो नाम है, एक इतिहासकार लिखते हैं कि वो भारत के अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में अमर है, जिसने अपने नेतृत्व में राजपूत जातियों को विदेशी आक्रमण रोकने के लिए, वीरता से मुकाबला करने के लिए संगठित किया। आप ये देखिए कि ये कहा जाता है कि उसके सेनापतित्व में 108 से भी ऊपर जो राजा महाराजा लड़ते थे। उसकी वीरता के किस्से बहुत मशहूर थे। कहते हैं कि उसके शरीर पर घावों के, यानी चोट के 80 निशान थे। इतने युद्ध लड़े हुए थे कि उसके शरीर पर 80 निशान पड़ गए थे चोटों के। और उसकी क्या अभिलाषा थी? उसकी अभिलाषा थी मुसलमानों के राज्य को भारत से समाप्त कर देना और हिंदू पदशाही स्थापित करना। इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए राणा संग्राम सिंह ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। क्योंकि राणा संग्राम सिंह को ये लगता था, या राणा सांगा को ये लगता था कि ये भी तैमूर की तरह एक लुटेरा है। बाबर दिल्ली सल्तनत के समय में ना एक आक्रमणकारी आया था जिसका नाम था तैमूर लंग। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया, भारत की धन संपदा प्राप्त की और वापस चला गया। उससे पहले आपने पढ़ा है महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी भी एक लुटेरा था। वो भारत में आया, आक्रमण किया, भारत का धन लूटा और वापस चला गया। तो राणा सांगा को भी ये लगता था कि बाबर जो है वो लुटेरा है, उसको भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर दो, क्योंकि अभी वो इतने सक्षम नहीं कि दिल्ली सल्तनत की सेना को हरा दे। इसलिए उन्हें विदेशी मदद की आवश्यकता, और वो विदेशी मदद बाबर के अलावा और कोई उस समय नहीं दे सकता। तो इसलिए उसने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। उसे लगा कि अगर आक्रमण होगा तो भारत की स्थिति दुर्बल हो जाएगी, इब्राहिम लोदी दुर्बल पड़ जाएगा और इसका लाभ उठाकर फिर वो भारत में हिंदू राज्य स्थापित कर लेगा। तो आज बस इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। कल फिर इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर देंगे कि ये आपके मैप का भी क्वेश्चन है। मैप में जो थ्योरी पार्ट लिखते हैं ना, उसमें
आप ये सब बताओगे, और मैप में आप ये बताओगे, मैप का भी पार्ट है ना ये। मैप में आप जैसे दिल्ली सल्तनत बाबर के भारत पर आक्रमण के समय यानी 1526 में भारत की राजनीतिक स्थिति, तो दिल्ली हमने डिस्कस किया, हमने पंजाब डिस्कस किया, बंगाल डिस्कस किया, मेवाड़, तो ये सब हम मैप पे दिखाएंगे। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।